हेलो एवरीवन, कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अच्छा ही चल रहा होगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ में साइड को रख देती हूँ और जल्दी से हम डिस्कस करेंगे, ताकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, आपको समझ में आना ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं बताऊँ तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा भी करेगी, तो उसी पे हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो चलो देखते हैं, पैसेज 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। ये टुडे हम रैशनल इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये तो सही आ ही जाएंगे, सबके नॉर्मली ईजिली आ जाते हैं इसके आंसर। अजम्पशन वाले थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट कोई नहीं, हम प्रैक्टिस के साथ उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने वैसे टेलीग्राम पे शेयर किया है पहले क्वेश्चन, फिर बाद में जाके आप इसका वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने गलती कैसे की है और क्यों हुई है। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबाउ पैसेज। मतलब अबाउ पैसेज में से हमें रैशनल इन्फरेंस निकालना है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस निकालना है। इन्फरेंस का मतलब यही होता है, रैशनल का मतलब यही होता है हिंदी में विवेकपूर्ण, और इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, मतलब आउटकम क्या आ रहा है पैसेज से, क्या मतलब क्या सजेस्ट कर रहा है पैसेज, मतलब कंक्लूजन। लास्ट में हमें होता है ना एक स्टोरी आपको पता है, कोई भी स्टोरी हम सुनते हैं तो उसका मतलब उस स्टोरी से हमने क्या सीखा, मतलब कंक्लूड क्या किया करना चाहिए, निष्कर्ष क्या होता है उस स्टोरी का। वैसे ही इसका भी वैसे ही होता है सेम, कि पैसेज में से हमने क्या सीखा, वही हमें यहाँ पे आंसर में ढूंढना होता है। ठीक है, बस वहाँ पे हम लिखते हैं स्टोरी के बाद कि हमने ये सीखा स्टोरी में से, ये हमें महत्वपूर्ण सीख स्टोरी से मिली है, ऐसे हम लिखते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ ढूंढना है हमें ऑप्शन में से कि हाँ स्टोरी हमें क्या सीख दे रही है, मतलब पैसेज हमें क्या सीख दे रहा है, ये देखना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और कभी भी सेंटेंस जो होते हैं पैसेज में के, उसको मतलब पैसेज को ऐसे सेंटेंस में डिवाइड करना है, ताकि हमें पैसेज समझ में आए, इसीलिए। तो चलो देखते हैं पैसेज में। क्लाइमेट चेंज में actually benefit some plants by lengthening growing seasons and increasing कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बोल रहा है क्लाइमेट चेंज जो है एक्चुअली कुछ प्लांट्स को, मतलब उनका जो ग्रोविंग सीजन होता है उसको बढ़ा के, मतलब उसकी लेंथ जो होती है ग्रोविंग सीजन की, उसको बढ़ाने से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका इंक्रीज होने से उस प्लांट को बेनिफिट होता है, ये बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में। 8 अदर इफेक्ट्स ऑफ अ वार्मर वर्ल्ड, मतलब फिर भी जो दूसरे होते हैं वो, उनको जो वर्ल्ड में जो वार्मर होता है, मतलब वो जो बढ़ता है, वार्मिंग जो बढ़ती है उससे इफेक्ट होता है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। सच एज मोर पेस्ट ड्रॉट्स एंड फ्लडिंग, जैसे कि कैसे इफेक्ट हो सकता है, पेस्ट भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, ड्रॉट आने के चांसेस होते हैं, फ्लडिंग होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से मतलब इन चीज़ों से अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ऐसे ये सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे। विल बी लेस बनाइन का मतलब होता है कि बेनिफिट हो या काइंड हो, जेंटल जो होता है उसका इफेक्ट, वो लेस बनाइन होता है, मतलब एक्चुअली कम अच्छा होता है, ऐसा कह रहा है यहाँ पे। हाउ विल द वर्ल्ड एडाप्ट, वो फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वर्ल्ड कैसे उसको एडाप्ट करेगा। तो यहाँ पे बता रहा है रिसर्चर्स प्रोजेक्ट दैट बाय 2050 सुटेबल क्रॉपलैंड्स फॉर फ्यूचर कमोडिटीज़। इसके द्वारा जो रिसर्च किया गया है प्रोजेक्ट में, और वो 2050 तक वो सूटेबल क्रॉपलैंड्स, जो हमारा क्रॉपलैंड होता है उसको सूटेबल ऐसी कमोडिटीज जैसे कि मेज़ हो, पोटैटोज़ हो, राइस हो, वीट हो, इनकी वैरायटी ऐसी लाएंगे जो आप हमारे क्रॉप, जहाँ पे हम क्रॉप ग्रो करते हैं वहाँ पे वो सूटेबल हो, इस तरह से वो कमोडिटीज़ लाएंगे। और विल शिफ्ट इन सम केसेस पुशिंग फार्मर्स टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, और ये शिफ्ट करेंगे ताकि फार्मर्स जो है वो अपने जो पहले जो पुरानी वैरायटीज़ ग्रो करते थे उसको अब ये न्यू वैरायटी ग्रो करेंगे, मतलब इस तरह फार्मर्स को हम पुश करेंगे, ताकि वो जो हमने जो न्यू क्रॉप वैरायटी लाई है जो कि फार्म लैंड को सुटेबल हो, ऐसी वैरायटीज़ लाई है ना, वो ग्रो करने के लिए फार्मर को हम पुश करेंगे, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पे। जितना मैं समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिंदी में इलेबोरेट कर रही हूँ, बट
ये याद रखना माइंड में, जितना हमें पैसेज में बोला गया है उसी के नॉलेज पे हमें आंसर निकालना होता है, कोई जीएस का नॉलेज यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने, ये हमारा दूसरा सेंटेंस ये बोलता है सम फार्म लैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग। जो वार्मिंग हो रही है उससे कुछ फार्म लैंड को बेनिफिट हो सकता है। में मतलब हो सकता है, में पॉसिबिलिटी दिखाई है इन्होंने, होगा ही ऐसे नहीं बोला है, पॉसिबिलिटी है। मे का मतलब पॉसिबिलिटी होती है। सम फार्म लैंड्स मे बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग बट अदर्स ओन्ड, मतलब जो दूसरे होते हैं वो उनको होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड्स, मतलब जो यील्ड्स होती है, मतलब जो प्रोड्यूस होता है ना क्वांटिटी में, तो उसका क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट, मतलब वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। Political shifts, global demand, and agriculture practices will influence how farms fare in the future. फ्यूचर में कैसे फार्म होगा ये कौन डिसाइड करेगा और किसके इन्फ्लुएंस से डिसाइड होगा? जो पॉलिटिकल शिफ्ट है हमारा, को ग्लोबल डिमांड कैसी होगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी होगी, ये हमारे फार्म्स को फ्यूचर में इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे कुछ प्लांट स्पीशीज को बेनिफिट हो सकता है और कुछ को नहीं हो सकता है। और इससे जो जिसको हो नहीं सकता वो किस वजह से नहीं हो सकता? क्योंकि पेस्ट है, जो मतलब इंसेक्ट्स का होता है ना अटैक, वो हो सकता है, ड्रॉट्स आ सकता है, फ्लड आ सकता है, इस वजह से उनको कम बेनिफिट्स हो सकता है दूसरी प्लांट्स को। और रिसर्चर मतलब कैसे अडॉप्ट करेगा वर्ल्ड फ्यूचर में, इसीलिए रिसर्चर जो है उन्होंने कुछ वैरायटी जो मेज़, पोटैटोज़, राइस, व्हीट है, इसकी लाई है ताकि जो हमारा क्रॉप लैंड है उसको सूटेबल हो ये वैरायटी, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी अडेप्ट कर सके, इसलिए ये ऐसी वैरायटीज़ वो लाएंगे। और इससे क्या होगा, हम फार्मर्स को भी ये वैरायटी ग्रो करने के लिए पुश करेंगे, ऐसे यहाँ पे बोला है। और सम फार्मलैंड जो है उनको बेनिफिट हो सकता है वार्मिंग से, और कुछ जो है उसको नहीं हो सकता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और क्लाइमेट जो है वो अकेले इल डिसाइड नहीं करता है, और जो भी हमारी फ्यूचर में एग्रीकल्चर होगा या फार्म होंगे हमारे, मतलब खेती हमारी होगी, वो पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे रहेगा, ग्लोबल डिमांड कैसी होगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होंगे, उससे इन्फ्लुएंस होके हमारी फ्यूचर में खेती कैसी होगी ये डिसाइड होगा। ये हमारे एक्चुअल पैसेज में कहा गया है। तो मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्लुएंस क्या है ये बताना है, मतलब हमें सीखा क्या इस पैसेज में ये ढूंढना है हमें आंसर में, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारे 1 बाय 1 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देखेंगे। पहला बोला है फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर। जो भी फार्मर्स है वो खुद को मॉडर्नाइज करेंगे, मतलब उनकी जो ग्रो करने की जो मेथड होती है फार्म में, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट और ये सब यूज़ करते हैं उनको मॉडर्नाइज करने की, इवन सीड्स भी आते हैं उसमें, कैसे सीड्स वो ग्रो करेंगे इस पे भी डिपेंड होगा। और इससे क्या होगा, वो एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे फ्यूचर में, ऐसे बोला है यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। देखो ये तो क्लाइमेट चेंज की बात उन्होंने कही है, बट सिर्फ अफेक्ट की बात नहीं की है इन्होंने सलूशन भी बताया है पैसेज में कि कैसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है तो, लेकिन आगे के हम देख सकते हैं। शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड्स विल लीड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर, टोटल बोला है, ऐसी तो बात नहीं की है, ना ही इसकी बात उन्होंने बोली है कि इंक्रीज होगी। मैंने बोला ना, मे कहा है उन्होंने वहाँ पे, तो इसकी तो बात ही नहीं की है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहा है उन्होंने, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत ही हो जाता है। क्लाइमेट चेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर में इन्होंने ये बस मोस्ट क्लाइमेट चेंज की ही बात नहीं की है, उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में हमारा एग्रीकल्चर कैसे होगा
हमारी पॉलिटिकल शिफ्ट कैसा होगा, ग्लोबल डिमांड कैसी होगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होंगे, इससे इन्फ्लुएंस होके हमारी फ्यूचर की एग्रीकल्चर कैसी होगी ये डिसाइड होगा। ये बोला है पैराग्राफ में, मतलब पैसेज में। तो ये तो बात नहीं है, तो ये तो हमारा निष्कर्ष कंक्लूजन आना गलत ही है। तो ऑप्शन इसका ये बचता है और ये ही सुटेबल आंसर है इसका, कि फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन द फ्यूचर। यही सुटेबल और यही हमारा करेक्ट रैशनल इन्फरेंस रहेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर पैसेज समझ में आता है तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आंसर ये ही इतना सुटेबल है इसको। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है 7 वाला, पैसेज नंबर 6 है, क्वेश्चन 7 है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, जब भी पैसेज सॉल्व करते हो पहले हमें क्वेश्चंस देखने होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फ्रेंस बताना है अबव पैसेज से। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इन्होंने, डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर डिफरेंट स्पेसीज हैं और उनके हाथ का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है तो ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ऐसे बोल रहा है। सेकंड कह रहा है, लिम्स बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट स्पेसीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो हाथ होते हैं, लिम्स मीन्स हाथ हमारे जो व्रिस्ट होते हैं, ये सब आता है लिम्स में। तो ये डिफरेंट स्पेसीज जो होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो एक बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ये कह रहा है। थर्ड है, मैन एंड दी aforementioned animals, मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनके वो having similar structure of limbs is an example of coincidence in evolution ये बोला है। और डी बोला है, मैन एंड दी aforementioned animals have a shared evolutionary history। जो मैन एंड जो जीव जंतु होते हैं एनिमल्स के, वो क्या करते हैं, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हैं, ऐसा बोला है। तो देखते हैं, पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पैसेज में कहा है, अ बैट्स विंग्स मे लुक लाइक शीट्स ऑफ स्किन, मतलब जो बैट की विंग होते हैं तो उसके जो विंग्स होते हैं वो स्किन की शीट की तरह लगते हैं। बाय अंडरनेथ मतलब नीचे, बट अंडरनीथ अ बैट हैज़ द सेम 5 फिंगर्स एज एन ऑर्नागुटन। ये आप देखना, और अ ह्यूमन की तरह होते हैं। ये क्या है, इसके जीएस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो आप देख लेना सर्च करके। तो ऊपर से तो बैट जो होते हैं उस ऊपर से तो ऐसे एक शीट लगती है स्किन की, बट अगर उसके अंडर हम देखते हैं ना तो जैसे ह्यूमन के होते हैं 5 फिंगर्स वैसे ही उनके होते हैं। ऊपर से तो हमें लगता नहीं है कि इनके फिंगर्स होंगे, बट अंडर होते हैं। ऐसे ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है। एज वेल एज अ wrist connected to the same cluster of wrist bones कनेक्टेड टू द सेम लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म्स। मतलब जैसे ह्यूमन के होते हैं, जैसे हमारे हाथ पंजे हैं, फिर हमारे रिस्ट आता है, फिर हमारा एल्बो आता है, फिर हमारा यहाँ पे शोल्डर आता है, सेम वैसे ही उनका भी होता है, ऐसे ही कह रहे हैं। व्हाट कैन बी मोर क्यूरियस दैन दैट द हैंड ऑफ अ मैन formed for grasping, that of a mole for digging, and the leg of the horse, the paddle of the porpoise, and the wing of the bat should all be constructed on the same pattern। मतलब सेम पैटर्न पे होता है, हो सकता है, मतलब होना चाहिए, ऐसे कह रहा है यहाँ पे। होना चाहिए क्या, ऐसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा पैसेज है, मतलब लगभग मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ इसका मीनिंग पैसेज का। ये सिंपल ही कंपेयर कर रहा है ह्यूमन के साथ, जो बैट है वो ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि उन्होंने क्या कहा है, मतलब हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा तो उससे हमें आंसर पता चलेगा। डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड इज एन बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ
स्पेसीज ही नहीं आती। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, तो ये आंसर तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही नहीं होता है कि तुम्हारे लीम कैसे हैं, तुम्हारे ये कैसे, यही नहीं होता है, और ना ही बायोडाइवर्सिटी का कुछ मेंशन किया है इसमें। हालांकि इन्होंने 2 स्पेसीज की बात की है, इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ 2 स्पेसीज नहीं आती है, बहुत सारी स्पेसीज आती है। तो इन्होंने पैसेज में सिर्फ बैट और ह्यूमन की बात की है, तो ये तो सिर्फ नहीं आ सकते ना बायोडाइवर्सिटी में। तो ये तो हमारा एक, अगर पैसेज पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इससे ही हमारा ये 2 क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो जाते हैं इजीली। अगर किसी को समझ में भी नहीं आएगा ना पैसेज, जस्ट इतना भी समझ में आया कि बैट एंड ह्यूमन की कंपैरिजन हो रही है और उनके लिम्स और आर्म्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक कॉमन सेंस की बात है कि बायोडाइवर्सिटी तो सिर्फ इससे नहीं होती है। मतलब ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात तो 2 पेसिस की बात की है, मतलब बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, तो ये दोनों तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। और सी है मैन एंड दी अफोरमेंशन्ड एनिमल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब बहुत सारे एनिमल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मतलब उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल है कोइंसिडेंस इन इवोल्यूशन, तो देखो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता किसी भी इवोल्यूशन का, तो ये तो गलत ही है। और जो लास्ट है यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है इवोल्यूशन में कभी भी, और ना ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये कोई इवोल्यूशन का कोइंसिडेंस है। ये जस्ट यहाँ पे मैन एंड द अफोरमेंशन्ड एनिमल्स हैव अ शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इसी की तो बात हो रही है। जबकि वो बोल रहा है कि जो बैट होता है उसको ऊपर से तो दिखता नहीं है कि उसके फिंगर्स है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऊपर से तो ऐसे लगता है कि स्किन की शीट है ऐसे लगता है, बट अंडरनीथ में होते हैं उसके। तो मतलब ये हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो शेयर करते हैं उसके साथ, बैट के साथ ह्यूमन। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू पैसेज बोल रही हूँ मैं, कोई जीएस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे पैसेज है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो इसका आंसर डी आता है, तो आप देख लेना इसका डी भी, तो इसका आंसर डी आता है। होप कि आपका ये क्वेश्चन सही आए, अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आ रहा है देख लेना, बहुत सिंपल है, ये दोनों क्वेश्चन भी इजीली आ जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। और देखो जितनी जल्दी आप क्लियर होके इस प्रोसेस से बाहर निकलोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे टाइम तक आप बैठ जाते हो ना तो ऐसे हो जाता है, एडिक्टेड हो जाते हो, ना ही आप छोड़ सकते हो ना ही पकड़ के बैठ सकते हो, क्योंकि लाइफ हमारी देखो रुकी नहीं है, चलती ही रहती है, और लाइफ सिर्फ चलने से काम नहीं होता है, इसको सस्टेन भी हमें करना होता है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है लाइफ में। मतलब एक बेसिक नीड तो होती है ना लाइफ की, जैसे कि फूड हो, क्लोथ हो, शेल्टर हो, ये तो होती है ना। तो इसलिए कह रही हूँ मैं, अच्छे से पढ़िए, पूरा कंसंट्रेशन दीजिए, पूरा खुद को झोंक दीजिए इसमें। ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसमें थोड़ा भी टाइम पास मत करिए, ऐसे मतलब देखो आपको लगेगा कि मेरा मन अभी लग नहीं रहा है तो मैं थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट करता हूँ। हम 5 मिनट के एंटरटेन करने का सोच के बैठ जाते हैं, और कब हमारे 1 घंटा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। आजकल तो ऐसे ही है, शॉर्ट देखने बैठ जाते हैं, कब लगता है कि अरे शॉर्ट तो है तुरंत हो जाएगा, लेकिन कब 1 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और हमको मतलब यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना उनको ऐसी हैबिट बिल्कुल नहीं बनानी है, कोई बोर कुछ नहीं होता है, ये जस्ट हमारा माइंड का भ्रम है कि हमें बोर हो रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा है या कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, ये बस हमारे माइंड का ही भ्रम है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अभी टाइम है, बिल्कुल डरिए मत, जस्ट आप कर दीजिए, आप अपना 100% दीजिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।